अब तो ये नहीं कोई कह सकता कि आंकड़े हमारे सामने नहीं है, क्योंकि यही स्थिति नहीं है कि पानी यहां से ऊपर जा चुका है। तो हमको अब न बताइएगा कि भाई देखिए हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे संग ये हो रहा है। अब आप ही के हाथ में है। और मैं आपको यह बता चुका कि आपने जम के मोदी जी के लिए वोट दिया था 2014 में, और उससे ज्यादा जम के वोट दिया आपने 2019 में। अब तो मान लीजिए हमारी कि ये भड़काऊ और भटकाऊ भाषा में ना आ जाइएगा, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी है। समावेशी विकास में सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो हमारे देश के गरीब तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा हमारे युवा हैं। क्यों? क्योंकि युवा हमारे देश के जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं वो करीब 2/3 हैं, और 25 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो लगभग आधे हमारे देश की जनसंख्या के हैं। हमको हमारे नेता ये बहुत बताते रहते हैं कि ये देश एक बहुत ही सुनहरे समय में गुजर रहा है। मैं अमृतकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनसांख्यिकी लाभांश की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है बड़ी। डेमोग्राफिक डिविडेंड उसे कहते हैं कि उस दौर को कहते हैं किसी भी देश के इतिहास में वो आता है जब वर्किंग एज पॉपुलेशन में संख्या बढ़ती है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन? जो 15 साल की उम्र से कम, और वो जो 64 साल की उम्र से ज़्यादा। तो वर्किंग एज में जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको रोज़गार मिलेगा, तो जाहिर है देश में बचत बढ़ेगी। जब बचत बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, तो विकास दर बढ़ेगी, तो और रोज़गार पैदा होगा, तो देश समृद्ध होगा। ये अवधारणा है। तो जाहिर है इस हॉल में बैठे हुए जो लोग हैं उनमें से लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो शायद 20-25 साल बाद इस धरती पे ना हो, मगर अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका रुचि इस लाभांश में, यानी कि इस फ्यूचर में, इस भविष्य में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है कि रोजगार पैदा होता है कि नहीं, वरना ये लाभांश खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि ये लाभांश केवल बहुत कम अरसे के लिए आता है। हमारे देश में 1980 के दशक में शुरू हुआ था और अगले 15 और 20 साल के बीच में ये ख़त्म हो जाने वाला। ये बहुत ज़रूरी है हमारे देशवासियों को समझना, ख़ासतौर से हमारे युवाओं को समझना। हमारे नेता तो खैर भगवान जाने वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बहुत उम्मीद नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात ये समझना आपको ज़रूरी है कि स्थिति किस तरीके से बड़ी तेज़ी से बदल रही। अर्थव्यवस्था को इस बुरी तरीके से मैनेज किया गया है, जिसका असर क्या हुआ है मैं आपको कुछ आंकड़ों के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, युवा बेरोजगारी की दर जो 2012-13 में थी वो लगभग, मैं युवाओं को उनको मान रहा हूं जो 15 और 29 साल के बीच, वो दर थी लगभग 5 से 6%। वो अगले 6-7 साल में यानी 17-18 तक ही ये पहुंच गई थी 16%, यानी 2.5 गुना हो गई थी। जैसे जैसे हमारे देश को युवा ज़्यादा पढ़ते लिखते जाते हैं, हम ये पा रहे हैं उनकी बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। तो क्यों? तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा उसकी बेरोजगारी दर उससे उतनी ज़्यादा। अब आपको उदाहरण देता हूं कि अगर आप हायर सेकेंडरी पास हैं तो वो बेरोजगारी दर 2012 में अगर 11% थी, वो बढ़ करके 16% हो गई। अगर आप स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं, BA BSc किया है, तो वो बेरोजगारी दर आपकी 20% थी, वो बढ़ करके 37% हो गई। 37%। हाँ, अगर आप MA MSc कर लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो 18% से बढ़ करके 37% होगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो वो बेरोजगारी दर बढ़ करके 20% से 35% हो गई। तो ये हो रहा है। तो एक तरफ तो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, थोड़ी बहुत नहीं बढ़ रही है, भयंकर रफ्तार से बढ़, एक तरफ तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो कुल संख्या है हमारे देश के युवाओं की 15 से 29 साल की, वो 2011 में लगभग 33 करोड़ थी, वो बढ़ करके 37 करोड़ हो गई, यानी कि 4 करोड़ बढ़ गई और बेरोजगारी बढ़ रही है। मगर आप ये भी पा रहे हैं कि जिनके पास रोजगार है उनकी संख्या जो 14 करोड़ से कम थी 2011 में, वो घट करके 13 करोड़ हो गई। यानी कि जिनके पास रोजगार है वो कम हो रहा है और जो वर्किंग एज में है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो यानी कि ये जो ग्राफ अगर आप बनाएंगे वो ग्राफ ऐसा दिखता है, यह निरंतर हो रहा है और इस पे पर्दा डालने की निरंतर कोशिश होती है। जब ऐसी स्थिति होती है तो आप समझ सकते हैं कि होता यह है कि
रोजगार दर गिरती है, यानी कि वेज रेट गिरती है, आमदनी गिरती है। और आंकड़े ये बता रहे हैं, साफ तौर से बता रहे हैं कि 12 और 17-18 के बीच में रोजगार दर या फिर थमी हुई थी या गिरी हुई थी। और 17-18 के पश्चात जब से नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी लागू हुआ, फिर बेतरतीब आपने लॉकडाउन, एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया, उसका असर ये हुआ कि आपकी बेरोजगारी दर तो बढ़ी ही बढ़ी, मगर आप ये भी पाते हैं कि रोजगार की दर, मतलब जो आपको मजदूरी दर मिल रही है, वो कम होती चली। मगर इस बीच सरकार आपको क्या भ्रम फैलाती रहती है आपके बीच में, ये उनकी इन बातों की मैं चर्चा करना, क्योंकि सरकार आपको ये बताती है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं। अरे भाई, हम आज $3 ट्रिलियन हैं, तो अगर आप आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए तो उसको क्या लेकर के हम चाहते हैं? क्योंकि असलियत ये है कि G20 के जो देश, जो आप रोज यहाँ पर बड़े भारी भारी पोस्टर देखते हैं, वो जिसमें हमको ये बताया जा रहा है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, उनमें से गरीबतम देश जो है वो भारत है। प्रति व्यक्ति आय जिनकी सबसे कम है 20 देशों में, वो भारत है। We are the only country in the world which has, among the G20, which has a low middle income country. The others are either upper middle income or the high income country. खैर चलिए, उस बात को छोड़िए, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें ये सोचना है कि सरकार हमको बता क्या रही। सरकार हमको ये नहीं बताती असलियत कि 2004-05 और 19 तक जो लोग कृषि छोड़ करके उनको गैर कृषि क्षेत्र में काम मिल रहा था, जो विकास का मतलब होता है, क्योंकि लोग कृषि छोड़ करके लोग गैर कृषि क्षेत्र में काम ढूंढते हैं, उनको काम मिलता है, चाहे वो सेवाओं में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो उद्योग में हो, वो 15 साल तो घट रहा, बड़ा अच्छा हो रहा था कि वो इस तेजी से घट रहा था उसका, क्योंकि उसका असर एक बहुत बड़ा ये हुआ कि कृषि क्षेत्र में लेबर मार्केट टाइटन हुआ। जब लेबर मार्केट टाइटन हुआ तो रोजगार दर बढ़ी, वेजेस बढ़े। जो वेजेस बढ़े और रोजगार भी पैदा हो रहा था, तो गरीबी कम हुई, भयंकर रफ्तार से गरीबी कम हुई, बड़ी जबरदस्त तौर से। 2004-05 और 11-12 के बीच में लगभग 14 करोड़ लोग हमारी तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठे, उसके ऊपर आ गए, जो हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था। लगभग 75 लाख रोजगार सालाना पैदा हो रहा था 2004-12 की। ये कोई बताता नहीं आपको। और मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि कांग्रेस ही नहीं आपको बताती। उस सरकार में था मैं, जब 2014 का इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी और कैंपेन्स चल रहे थे, मैं तो दंग था। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं मुझे हो रहा था कि हमारे देश के जो नेतागण हैं, जो सरकार चला रहे थे, वो ये इन आंकड़ों से क्या वाकिफ नहीं थे क्या कि वो इस तरीके की बात करें। तो जो हुआ सो हुआ, वो तो मैं उस पर बाद में आऊँगा, मगर मैं अभी आपको इसमें सिर्फ ये भूमिका बांध रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। और दूसरा एक भ्रम सरकार फैलाती है। क्या सरकार फैलाती है कि देखिए, हमारा जो सरकारी आंकड़ा है रोजगार का, वो तो ये बता रहा है कि रोजगार बढ़ रहा है। 2017 के बाद आंकड़े, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो सरकारी आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि रोजगार बढ़ रहा है, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और बेरोजगारी दर घट रही। कैसे घट रही, किस प्रकार वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं? वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं इस आधार पे। अब मैं आपको असलियत समझाता हूं। वो ये बताता नहीं कोई, सुरजीत भल्ला नहीं बताते आपको। वो 85 आर्टिकल लिखते रहते हैं और उनकी धज्जियां मैं उड़ाता रहता हूं, हिंदी में भी उड़ाता हूं, अंग्रेजी में भी उड़ाता हूं। वो बाद की बात, अगर आप कुछ सवाल करने होंगे तो मैं बताऊंगा आपको। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि वो इस तरीके का भ्रम फैला कैसे लेते हैं। वो भ्रम इसलिए फैला लेते हैं क्योंकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो भारत सरकार का आंकड़ा है, उसमें अनपेड फैमिली लेबर, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपको काम में कुछ आमदनी नहीं हो रही है, फिर भी उसको काम माना जाता है। The definition is such that unpaid family labor is part of employment, but if otherwise jobs are not growing, it doesn't matter. So they keep telling you कि बढ़ रहा है। हाँ? ये नहीं बताते कि रोजगार दर कम हो रही है। रोजगार दर तो कम होएगी क्योंकि असलियत में रोजगार कम हो रहा है। और फिर तीसरी बात वो जो आपको भटकाते हैं, वो बताते हैं कि ये जो CMI का आंकड़ा है, प्राइवेट वाला जो आंकड़ा है,
उस पर विश्वास न करिए, ये तो प्राइवेट एजेंसी है, इसके सारा बेकार का आंकड़ा हैगा, इस पर न जाइए। वो ये बता रहा है, CMI का आंकड़ा बता रहा है, निजी क्षेत्र के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर असलियत में 9-10% है। और वो इसलिए बताता है CMI का आंकड़ा क्योंकि अनपेड फैमिली लेबर को वो रोजगार नहीं मानते। कोई आपको ये नहीं बताता, असलियत ये बात है। और ये भी आपको बता दूं कि ILO जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो मानक होते हैं, जो मापदंड होते हैं, जिनके आधार पे एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, उसमें अनपेड फैमिली लेबर नहीं माना जाता रोजगार। अब आप समझिए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इनकी, हाँ एक और बात, मुद्रा की बड़ी चर्चा। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री लगातार आपको समझाते रहते हैं कि देखिए हमने कितने 42 करोड़ परिवारों को हमने मुद्रा लोन दे दिए। ये परसों की बात है, टीवी चैनल पे मैं भी था। मैंने कहा भैया 42 करोड़ तो हमारे देश में परिवार ही नहीं है, 26 करोड़ तो परिवार हैं, तो तुमने कितनी बार कितने लोगों को लोन दे दिए भाई? पहली बात। दूसरी बात वो ये आपको नहीं बताते कि मुद्रा में 95% जो ऋण दिया जा रहा है वो शिशु वर्ग में दिया जा रहा है। शिशु वर्ग में मतलब यह है कि 50,000 से कम का एक बार में ऋण दिया जाए। असलियत यह है कि वो 50,000 भी नहीं होता है, वो 29,000 होता। तो मुद्रा में 29,000 आपको एक बार अगर दे दिया तो आप 29,000 में क्या कर लीजिएगा भैया? ठेला एक बार ले लीजिएगा, उसमें 2 बार सब्जी भर लीजिएगा, बेच आइएगा और अब अगले महीने से आपको पैसे उसको उधारी वापस भी करनी शुरू कर देनी है। तो कमाई क्या करोगे, खाओगे क्या, और फिर वापस भी क्या करोगे? तो ये तो आपकी मुद्रा की कहानी है। मगर उन्होंने 42 करोड़ लोगों के परिवारों को लोन तो दे दिया। अब मैं बात जल्दी से अपनी दूसरी मोटी बात पे करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि ऐसी अगर स्थिति है, या आप बहुत लाजमी सवाल कर सकते हैं, सही सवाल कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसी तो वोट क्यों दे रहे हैं लोग, और ख़ासतौर से युवा इनको वोट क्यों दे रहे हैं? तो देखिए इसका ध्यान से हमको विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि सीरियस बात है। तो मैंने पिछले 2-3 रोज़ में CSDS के आंकड़े निकाले, लोकनीति सर्वेस के आंकड़े निकाले, तो कौन किस प्रकार से वोट करता रहा है 2014 में और 2019 में ख़ास तौर से। तो देखिए कुछ आंकड़े फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आंकड़ों के आधार पर ही ये समझना आवश्यक है। मैंने अभी आपको ये बताया था कि 2012 और 17-18 के बीच में कोई बेरोजगारी पे रोजगार पे आंकड़े नहीं आए थे भारत सरकार के। वो आखिर में 17-18 के जो सर्वे हुआ उसके आंकड़े भारत सरकार ने बड़ी चंटाई से और चालाकी से मई 2019 तक जारी ही नहीं किया। हम सबको 2019 की शुरुआत में पता चल चुका था कि बेरोजगारी दर हमारे देश के इतिहास में 17-18 में 45 साल के इतिहास में चरम सीमा पे, 45 साल के इतिहास में चरम सीमा पे है। मगर वो आंकड़े जब तैयार हुए उनको आप सबके पास जानकारी नहीं पहुंची। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने उसको लीक कर दिया था जनवरी में। हमारे जैसे लोग जानते थे, सॉरी सर, इस मंच पे बैठे लोग भी जानते रहे होंगे, मगर आम जनता तो नहीं जानती और युवा तो खास तौर से नहीं जानते। तो ये मैं आपको ये भी बता दूं कि युवाओं ने किस प्रकार से, और मैं युवाओं की ओर देख रहा हूं, बिल्कुल कड़ी नज़र से देख रहा हूं, आप लोग को आगाह कर रहा हूं, समझना आपको आवश्यक है, क्योंकि भविष्य आपका है। हम तो चल देंगे, आप समझ रहे हो ना, हम तो चल देंगे, ये देश आपका है। तो आपने किस प्रकार वोट किया? 18 से 22 साल की उम्र के लोग जो थे उन्होंने 2004 में 27% को कांग्रेस को दिया और भाजपा को 2004 में 21% को दिया। 2014 में वो गिर करके कांग्रेस का 27 से 17% हो गया और भाजपा का बढ़ करके 21% से 36% हो गया। युवाओं की बात कर रहा हूं। अब आप सोच लीजिए कि आप कहां थे, आपने किसको वोट किया, आप अगर उस बीच में 18 से 22 साल के थे। और यही नहीं, 17-18 में आंकड़े आ जाने के बावजूद आप ये पाते हैं कि हालांकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है 19 में, 2019 की बात कर रहा हूं, 17 से 20% जरूर हुआ, मगर वही 18 से 22 साल की उम्र के लोगों ने 36% से बढ़कर के 41% वोट दिया है। तो बड़ी उम्मीदों से जाहिर है मोदी जी की भक्ति उन्होंने दिखाई है।
अब इसका एक मैं तो कहूँगा इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 17 और 18 के आंकड़े ही आपको जब नहीं मालूम थे तो और आंकड़े धीमे धीमे लोगों को समझ में आता है कि भाई बेरोजगारी बढ़ तो रही है, मगर ये बेचारे मोदी जी कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, मुद्रा चल रहा है, मुद्रा शुरू हो चुका था और मुद्रा की पे भाषणबाजी भी खुद जम के हो रही थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर 19 का रिजल्ट इस तरीके से आता है तो हमें बहुत ताज्जुब नहीं करना। मगर अब मैं 24 पे आता हूँ 2 मिनट में। अगर इससे पहले कि मैं 24 पे आऊँ आपको थोड़ा सा कुछ आंकड़े और बता दूँ। अगर आप 36 साल से ज़्यादा उम्र के थे 2019 में 45% ऐसे लोगों ने मोदी जी के लिए वोट किया। मगर अब आप ये देखिए कि अगर आप 26 से 35 साल की उम्र के बीच में थे तो 48% ने मोदी जी के लिए वोट किया और उससे कम उम्र के थे तो 51%। यानी कि आप इतने भ्रम में थे। मगर मैं आपको बहुत आपकी ओर देख करके गिला शिकवा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको भ्रम में रखा जा रहा था। इसके अलावा भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल तो हो ही रहा था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसके बारे में तो हमारे मित्रों ने सारी चर्चा कर ही ली। तो इसलिए अब आपको समझना ये है, अब तो ये नहीं कोई कह सकता कि आंकड़े हमारे सामने नहीं है, क्योंकि यही स्थिति नहीं है कि पानी यहां से ऊपर जा चुका है। आपको सब आंकड़े आपको मालूम है, तो हमको अब न बताइएगा कि भाई देखिए हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे संग ये हो रहा है। अब आप ही के हाथ में है, क्योंकि ये ध्यान रहे 2009 और 14 के बीच में द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन दैट रोज फ्रॉम 58% टू 66%, 58 से 66% होता है 2009 से 14 के बीच में। मगर जो युवा वोट करने जाते हैं उनका प्रतिशत बढ़ता है, उनका अनुपात बढ़ता है करीब 55% से 68%। यानी कि युवा खूब जाते हैं वोट करने के लिए। और मैं आपको यह बता चुका कि आपने जम के मोदी जी के लिए वोट दिया था 2014 में, और उससे ज्यादा जम के वोट दिया आपने 2019 में। अब तो मान लीजिए हमारी कि ये भड़काऊ और भटकाऊ भाषा में ना आ जाइएगा, क्योंकि आप ही की जिम्मेदारी है।